हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं इतिहास के पहले चैप्टर यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का कुछ क्वेश्चन को, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है और संभावना है कि आपका जो आगामी एग्ज़ाम है 2022 में बिहार बोर्ड का, उसमें भी यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उसी प्रश्न का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें आज हमने आपके लिए 4 प्रश्न को लाया है। पहला प्रश्न हमारा राष्ट्रवाद, दूसरा मेजनी कौन था, तीसरा जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी, और हमारा नंबर 4 है मेटरनिक युग क्या है, या फिर मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। तो आप इसमें जो भी लिखा हुआ है आपके ऑलरेडी आप लोगों ने अभी तक गैस पेपर खरीद लिया होगा, या फिर आपके पास कोई और दूसरा बुक होगा जहाँ पर इनके आंसर में भी आपको अलग तरीके से देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो में आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा है, और मैंने पहले चैप्टर को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया भी है, अगर आपको वो पूरा का पूरा आपका टॉपिक क्लियर है तो इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। अगर आपने पहले चैप्टर के मेरे लेक्चर को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद क्या है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, या राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्र के प्रति लगाव की भावनाओं को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? मेरे साथ आप बोलिए, राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। आंसर क्लियर। अगर मान लीजिए आपको ये नहीं लिखना है, अगर आपको थोड़ा डिटेल्स में लिखना है तो यहाँ पर मैंने भावनाओं लिखा है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको इसी को डिटेल्स में लिखना है तो आप डिटेल्स में क्या लिखोगे? आप डिटेल्स में लिखोगे किसी भौगोलिक सीमा के अंदर, क्या बोलोगे? किसी भौगोलिक सीमा के अंदर जो वहाँ लोग रहते हैं, किसी भौगोलिक सीमा के अंदर जो वहाँ लोग रहते हैं, उन लोगों के बीच भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एकता और लगाव की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। उन दोनों जो आंसर है ना, दोनों का मतलब एक ही है। और राष्ट्रवाद से राष्ट्रवाद आपको समझ में आया क्या? किसी एक भौगोलिक सीमा के अंदर वहाँ जो भी लोग रहते हैं उनके अंदर सामाजिक लगाव एक दूसरे के प्रति, सामाजिक एकता एक दूसरे के प्रति, सांस्कृतिक मेलभाव एक दूसरे के प्रति, यही तो राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद जैसे है उसी प्रकार से राज्यवाद हो सकता है, उसी प्रकार से समाज में भी एकता या समाजवाद भी हो सकता है। तो क्या मैं ये मान के चलूँ कि आपका भी ये क्लियर है अच्छे से? राष्ट्रवाद क्या है? तो किसी भौगोलिक सीमा के अंदर या भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर सांस्कृतिक लगाव, सामाजिक एकता की भावना को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। या एक लाइन में अगर आपको अगर बोलना है तो आप क्या बोलोगे? राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। हमारा दूसरा प्रश्न है मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? तो आप क्या बोलोगे? मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। मेजनी कौन था? मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति भी था। आपको बस हेडिंग ध्यान में रखना है। मेजनी एक नाम है, तो मेजनी एक नाम है तो उसका कोई ना कोई पोजीशन होगा, कुछ ना कुछ कार्य किया होगा, बस वो ध्यान में रखना। मेजनी कौन था? एक साहित्यकार था। अच्छा, और कौन था? गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, मतलब वह चाहता था इंडिपेंडेंस हो, स्वतंत्र हो वह देश, समर्थक था। और क्या था? वह एक योग्य सेनापति भी था। उनके बाद इसी ने का मतलब क्या है? मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना किया, 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना किया। बस खत्म। अब यहाँ से ना प्रश्न बनता है ऑब्जेक्टिव, यंग इटली की स्थापना किसने किया? मेजनी ने किया। कब किया? 1831 ईस्वी में किया। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? मेजनी ने किया। कब किया? 1834 ईस्वी में किया। क्या यह क्लियर है? बिल्कुल। अगर नहीं आपको थोड़ा सा भी क्लियर है तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, 100% आपका क्लियर हो जाएगा। तीसरा है हमारा जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? यह प्रश्न भी हर एक बार, अगर इस साल नहीं पूछा गया तो अगले साल जरूर पूछा जाएगा। एक साल गैप करके प्रश्न कई बार रिपीट किया जाता है, तो ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हुआ है, और हो सकता है इन्हीं चारों में से कोई आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को आपको मिल जाए। तो हमारा तीसरा है जर्मनी की एकीकरण की क्या बाधाएं थी, यानी जर्मनी को एक साथ लाने में क्या सब उनके सामने समस्याएं थी, ये हमारा प्रश्न है। तो आप क्या बोलोगे?
जर्मनी की एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला वादा क्या था? तो जर्मनी में राष्ट्रवाद का पूर्ण अभाव था। मतलब जर्मनी में राष्ट्रवाद का भावना था ही नहीं। उनके वहाँ के अंदर, वहाँ पे जो भी लोग रहते थे, उनके अंदर एकता की भावना नहीं थी कि एक साथ हम लोग मिलकर रहते हैं। जैसे आप भारतीय इतिहास को पढ़िएगा तो हमारे इस भारतीय इतिहास में भी यही समस्याएं थी। इसी वजह से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल से ज़्यादा हमारे इंडिया पे, यानी हमारे देश पर शासन किया उन्होंने। तो जर्मनी में भी सेम कंडीशन था। जर्मनी में राष्ट्रवाद का पूर्ण अभाव था। दूसरा आप क्या लिखोगे? जर्मनी एक देश ना होकर, यानी जर्मनी जिस समय इसके एकीकरण की बात की जा रही है उस समय जर्मनी एक देश ना होकर बल्कि यह 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। जर्मनी एक देश ना होकर 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और सभी राज्यों का अपना अपना शासक था। तो समस्याएं आएगी। अगर आप भारतीय इतिहास को, जैसे मैंने बोला, उनके बारे में जब मैं आपको इतिहास का जो हमारा 4th लेक्चर है वहाँ का जब मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, थोड़ा बहुत मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, क्लियर करूँगा कि हमारा जो इंडिपेंडेंस है वो कैसे हुआ, किस डेट में क्या हुआ, सब मैं क्लियर कर दूंगा आपको। तो वहाँ पर जैसे हमारे देश में देखिएगा, जब अंग्रेज जब किसी एक शासक पे हमला करते थे तो दूसरा शासक उनका सहयोग नहीं करता था, क्योंकि उनको लगता था कि हमारा क्षेत्र बस इतना बड़ा है, उनसे ज़्यादा हमारा क्षेत्र है ही नहीं, तो हम उनका क्यों सपोर्ट करेंगे। और बाद में जब उन पे विजयी पाने के बाद अंग्रेज फिर इस शासक पे भी हमला करता था। तो ये एकता का अभाव था। वही हाल था हमारा जर्मनी में भी। जर्मनी में भी यह एक देश ना होकर 300 छोटे छोटे राज्य थे और सभी राज्यों का अपना अपना शासक था, तो वो एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते थे। यह वहाँ की समस्या थी। दूसरा रीजन हो गया। तीसरा में क्या था? तो तीसरा में जर्मनी में धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक अंतर भी था। वहाँ पर एक, और उनके बाद अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती थी। अलग अलग भाषाएं के साथ राजनीतिक अंतर, मतलब एक राजा दूसरे राजा का सपोर्ट नहीं करता था, एक शासक दूसरे शासक का सपोर्ट नहीं करता था। धार्मिक अंतर भी था। वहाँ पर एक ही धर्म के लोग नहीं रहते थे, जिसके कारण एक धर्म दूसरे धर्म को, अपनी धर्म को वरीयता ज़्यादा देने के लिए उस धर्म को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करता था। जब ऐसा जब मन में भावनाएं उत्पन्न हो जाएगी तो कभी भी एकता नहीं बन पाएगा। तो ये समस्याएं थी मूल रूप से जर्मनी का एकीकरण में। जर्मनी के एकीकरण की कितनी समस्या, मतलब निम्नलिखित समस्याएं लिखिएगा। जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित समस्याएं थी। पहला क्या? जर्मनी में राष्ट्र की भावना का, यानी राष्ट्र की एकता का पूर्ण अभाव था। राष्ट्रीयता का वहाँ पर पूर्ण अभाव था। दूसरा, जर्मनी एक देश ना होकर 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। तीसरा आप क्या बोलोगे? जर्मनी में धार्मिक, राजनीतिक अंतर था और वहाँ पर धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक अंतर भी था, यानी एकता का पूर्ण अभाव था। डिटेल्स में अगर मान लीजिए इसी को लिखना है तो इसी में आप लिखोगे कि वहाँ पे एक धर्म दूसरे धर्म को हमेशा नीचा दिखाता था, अपने धर्म को ज़्यादा वरीयता देता था। इसी प्रकार से राजनीति के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है। उनके बाद हमारा मेटरनिक युग क्या है? तो यूरोप, मतलब इतिहास में, वर्ल्ड इतिहास में मेटरनिक का भी एक बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में इनका भी नाम लिया जाता है, मेटरनिक का। तो यूरोपियन इतिहास में, कहाँ पर? यूरोप क्या है? एक हमारा कॉन्टिनेंट है। तो यूरोपियन इतिहास में 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के कार्यकाल को ही क्या कहा जाता है? मेटरनिक युग कहा जाता है। यूरोपियन इतिहास में 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के कार्यकाल को यूरोपियन युग के नाम से जाना जाता है। सन 1815 ईस्वी में, कब? सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेज़बानी। वियना क्या है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी? वियना थी। तो सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के शासक या चांसलर मेटरनिक ने किया था, जो एक बहुत ही ज़्यादा घोर प्रतिक्रियावादी था। कौन? मेटरनिक। और इस सम्मेलन का, जो वहाँ पे सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में यूरोप की बहुत ही महाशक्तिशाली देशों ने, जैसे रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इन जैसे देशों ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। इस सम्मेलन का, यानी ऑस्ट्रिया में जो सम्मेलन बुलाया गया था वियना में, वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो ये हमारे फ्रांस के शासक नेपोलियन ने जो हमला करके यूरोप को जो अस्थिर कर दिया था, उनको अस्थिर करना, यानी यूरोप में शांति की स्थापना करना। उनके बाद जिसे नेपोलियन के युद्ध, वही मैंने बताया, जिसे नेपोलियन के युद्धों ने क्या किया था? समाप्त कर दिया था या अस्त व्यस्त कर दिया था। तो मेटरनिक का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिक का मुख्य उद्देश्य था, यानी क्या करना? पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। और जो हमारा नेपोलियन जो गणतंत्र का, इन सब का जो वो समर्थक था, ये इनका घोर प्रतिक्रियावादी था। तो ये चाहता था पुरातन व्यवस्था की फिर से पुनर्स्थापना करना, दोबारा स्थापित करना। कौन?
मैटरनिक चाहता था। उनके बाद अतः वियना सम्मेलन के बाद, अंत में आप लिख सकते हो, अतः वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत हो गया और मैटरनिक युग का शुरुआत हो गया। इसीलिए मैंने पहले लाइन में क्या लिखा था, यूरोपियन इतिहास में 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के कार्यकाल को ही मैटरनिक युग कहा जाता है। इनके बाद थोड़ा सा आपको लिख देना कि वियना सम्मेलन हुआ, तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ का चांसलर ही मतलब उसको हेड करेगा, लीड करेगा। और वहाँ पर किस सब देशों ने भाग लिया, तो ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों ने भाग लिया। उस जो सम्मेलन बुलाया गया उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि नेपोलियन के युद्ध के कारण, नेपोलियन जो बार बार और सारे देशों पे हमला करता था और अस्थिरता जो आ गई थी पूरे यूरोप में, उनको वहाँ पर फिर से शांति की स्थापना करना, वो आप लिख दीजिएगा। इनके बाद और क्या लिख सकते हैं, तो मैटरनिक का मुख्य उद्देश्य क्या था, पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना करना, यानी पुरातन व्यवस्था को फिर से वापस लाना। अब उसके बाद अंत में लिख सकते हैं, अतः वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत और मैटरनिक युग का शुरुआत हो गया। बस आपका खत्म, इतना ही। तो अब आप मुझे बताइए, इन चारों प्रश्न में क्या आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको ये नीचे वाला जो भाग है ना, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप इस वीडियो को लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है आप 1 से 2 बार सुन लीजिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। और जब मैं बोल रहा था, मतलब सभी प्रश्नों को जब मैं डील कर रहा था, तो आप मेरे साथ साथ ही बोलिए, 100% आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएगा, आपका क्लियर हो जाएगा और आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख लोगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मैं प्रयास करूँगा कि जो और हमारा ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही बार बार रिपीट किया जाता है, मैं उस क्वेश्चन को आपके साथ डील करूं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उनको बताने का प्रयास करूंगा। अगर चलिए, इसका PDF की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।